हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक्चुअली दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसमें देखा कि लाइक व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, then the resultant amplitude or resultant disturbance is simply given by the vector addition of the displacement or disturbance due to each individual wave। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक जब दो वेव पास कर रही हैं एक साथ, तो उनका जो किसी पॉइंट पे राइट एम्पलीट्यूड है या डिस्टर्बेंस है वो चेंज हो जा रहा है, एंड दैट इज सुपरपोजिशन। लाइक वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। दूसरी चीज़ कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस आ रहा है दैट इज़ लाइक नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस, राइट। तो अलग अलग पॉइंट्स पे अपन ने देखा था कि हम अगर दो सोर्स हैं जिनका लाइक फ्रीक्वेंसी वगैरह अगर सेम मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ़ दे आर ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ, देन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पाथ देयर विल बी आल्सो सम डिफरेंस इन फेजेस, राइट। तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है एक्चुअली में अलग अलग पॉइंट्स पे जो अपना एम्पलीट्यूड है और डिस्टर्बेंस है दैट विल एक्चुअली चेंज, एंड वी विल सी नेक्स्ट कि उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बेसिकली दैट इफेक्ट उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उसको अपन डिफाइन करते हैं टर्म दैट इज इंटरफेरेंस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट and let's see how, like with the help of superposition principle, we can see the interference phenomena and then YDSE experiment. Okay, so before that I'm going to define you one term that is called coherent source, because this is very important for interference phenomena. Is it coherent source का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये समझते हैं। coherent source हम उन्हें कहते हैं like कोई भी दो, and like you can say a pair of sources such that the phase difference between these two sources is either zero or constant at any point, it must not be changing with time। मतलब कि आपके पास दो सोर्स हैं S1 एंड S2, आप मैं किसी भी एक पॉइंट की बात करता हूँ, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट P, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा आइदर इट शुड बी जीरो और डेल्टा फाई शुड बी सम फाई नॉट, मीन्स कांस्टेंट। मतलब इस पॉइंट पे अगर इन दोनों सोर्स की वजह से मैं जो फेज डिफरेंस ऑब्जर्व करूं पॉइंट P पे, देन दिस फेज डिफरेंस डेल्टा फाई मस्ट नॉट बी चेंजिंग with time, right? Another point, ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है डेल्टा फाई, हाँ अगर मैं इस पॉइंट को P की बजाय यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, इफ इट इज चेंजिंग देन फेज डिफरेंस इज चेंजिंग, दैट इज ओके, दैट इज परमिटेबल एक्चुअली फॉर कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या कहेंगे कि ऐसे दो सोर्स या ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे आइदर इट इज जीरो और इट्स कांस्टेंट, इट शुड नॉट बी और इट मस्ट नॉट बी चेंजिंग विद टाइम, the two sources are said to be coherent sources, is it? So if the phase difference, is it, between the disturbance due to at any point is either zero or constant, must not be changing with time. Yes, you can write the phase difference may change by changing the position. Phase difference may change on changing the position. If this condition is satisfied,
the two sources are said to be coherent। तो उस सिचुएशन में दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। अभी अपन आगे देखेंगे एक्चुअली में कि लाइक किस तरह से कोहेरेंट सोर्स होंगे, तभी अपन को लाइक इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑब्जर्व होगा। इफ द सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट or incoherent, then we can't observe actually coherent like interference phenomena. So first this is just one term actually। यहाँ पे हो क्या रहा है actually में, another thing is जो coherent source हैं, especially if I talk about light, then it's not possible that two sources, separate sources can act like coherent source। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आप साउंड के लिए देखेंगे तो साउंड में आपके दो स्पीकर हैं, दीज टू स्पीकर्स, दीज टू सोर्सेस कैन बी कोहेरेंट सोर्स, इज इट। उनके लाइक सिचुएशन, उनकी कंडीशन सब कुछ आइडेंटिकल हो सकती हैं। द रीज़न फॉर दैट एक्चुअली जो साउंड है इट्स ए बल्क प्रॉपर्टी, उसमें जो अपना डिस्टर्बेंस आ रहा है वो लाइक एक बल्क प्रॉपर्टी, बहुत सारे पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से एक रिजल्टेंट जो आ रहा है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग साउंड इज ए बल्क प्रॉपर्टी। तो उसमें हमारे जो दो सेपरेट स्पीकर या दो सेपरेट लाइक सोर्सेज, दे कैन बी कोहेरेंट सोर्सेज। देयर इज a possibility of these two different sources to be coherent when we are talking about a sound wave। लेकिन जो लाइट वेव होती है, तो लाइट वेव के लिए कोई से भी आप कैसे भी दो आइडेंटिकल एलईडी, आइडेंटिकल बल्ब, कुछ भी कंसिडर कर लो, it's not possible to get actually pair of coherent sources if we are having two different sources actually। The reason for that is that जो light है it's basically a property of like single atom basically। मीन्स यहाँ पे जो लाइट इमिट होती है वो एक एटम के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, बेसिकली डी एक्साइटेशन जब स्टेट में आता है तो वो इमिट करता है एक फोटोन, इज इट। एंड दिस फेनोमेना दिस टेक एक्चुअली लाइक नैनो सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ लाइक नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। तो उतने टाइम में चीज़ें लाइक एक पार्टिकल डी एक्साइट हुआ, देन दूसरा पार्टिकल, सो लाइक दो अगर आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, स्टिल लाइक वन पार्टिकल, वन एटम इज एक्साइटेड और डी एक्साइटेड लेट्स से एट दिस मोमेंट, देन अनदर पार्टिकल, अनदर एटम, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी एग्जैक्टली डी एक्साइटिंग एट द सेम मोमेंट। डी एक्साइटिंग ये आपको टर्म्स में भी लाइक नॉट क्लियर। इसमें हो क्या रहा है इसको अपन अगेन मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली में। यहाँ पे होता क्या है कि एक एटम आप जानते हैं, तो actually one electron when it is gaining some energy then it reaches to some higher excited state, मान चलो यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, when it come back to its like some lower energy state then it emits some energy and that energy comes outside as a photon or light। तो लाइट जो अपने लाइक बल्ब और एलईडी ये सभी सोर्सेस आते हैं उनमें एग्जैक्टली सेम चीज़ें रहती है कि वहाँ पे डी एक्साइटेशन होता है, तो डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है। तो जो लाइट आपके पास आ रहा है सोर्स, दैट इज ए बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ वन एटम एक्चुअली, ऑफ वन एटम। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, और ये जो डी एक्साइटेशन वाला है टाइम, इट टेक्स अराउंड 1 नैनो सेकेंड एक्चुअली, द टाइम इज अराउंड 1 नैनो सेकेंड। तो अभी आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास दो सोर्स हैं S1 और S2। मैंने कहा सेम, मेरे पास जो लाइक एलिमेंट लिया है मैंने, जो भी है लाइक जिसमें इज इट ये जिससे मिलकर के या जो एलिमेंट इसमें डी एक्साइट हो रहा है, अगर दोनों में मैं सेम एलिमेंट सेम मैटर इज इट कंसिडर कर भी लेता हूं, तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे ये डी एक्साइट हो एग्जैक्टली उसी टाइम पे डी एक्साइटेड होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ टाइम डिफरेंस आ जाएगा एंड दैट मे रिजल्ट इन एक्चुअली योर फेज डिफरेंस। दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन a coherent source or coherent sources from two different light sources। I hope that makes sense to everyone। This term, this part, de-excitation, if it's not clear, no need to worry about, we will discuss about this part in modern physics in detail actually। My point was that for light source, is it for sound source
two different sources can be, is it? Two different sources can be coherent because sound is a bulk property. Sound is a bulk property. मतलब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तब साउंड जनरेट होता है, तो बहुत सारे पार्टिकल का क्यूमुलेटिव इफेक्ट वी कॉल साउंड. तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि दो अलग अलग सोर्सेस हमारे कोहेरेंट सोर्स की तरह काम कर सकते हैं. फॉर लाइट सोर्स, इज इट light source, it's not possible to obtain coherent source from any two, even identical also you can take any two लाइट सोर्सेस. लेकिन जो एक्चुअली में इंटरफेरेंस फेनोमेना है उसके लिए हमें कोहेरेंट सोर्स होना मस्ट है. तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, उसी की कभी कभी इंटेंसिटी को कभी कभी एम्पलीट्यूड को हम लाइक स्प्लिट कर देते हैं. तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स हमें मिल जाते हैं. दैट how like we use these two coherent sources for interference phenomena. Okay, so this is just a term or definition of coherent sources. Let me erase it. Okay, next we are going to talk about interference actually. तो पहले देखते हैं कि interference कब होगा, like इसके लिए condition क्या है. Let me first tell you. तो first condition यही अपन को समझ में आ गई कि coherent sources must be coherent. Is it? Must be coherent, right? Another condition actually here must be monochromatic. एक्चुअली इसका मतलब थोड़ा समझो. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जहां पे एक ही वेवलेंथ. सो द पॉइंट एक्चुअली हियर इज दैट इवन अपन आगे देखेंगे इंटरफेरेंस फेनोमेना और YDSC विद वाइट लाइट, तो वहाँ पे तो बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं. दे आर आल्सो भी ऑप्टेन लाइक इंटरफेरेंस फेनोमेना, वहाँ पर भी अपन देखते हैं. बट दिस इज फॉर लाइक क्लियर विजिबिलिटी एंड स्टेबल एक्चुअली इज इट इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑप्टेन करने के लिए ये कंडीशन बेसिकली होना ज़रूरी है. अगर आपके पास लाइक ये कंडीशन नहीं है तो आप इंटरफेरेंस तो होगा वहाँ पे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, बट लाइक दैट रिजल्ट विल नॉट बी लाइक क्लियर एंड स्टेबल एक्चुअली. सो दिस कंडीशन आई एम राइटिंग फॉर क्लियर एंड स्टेबल रिजल्ट्स. इज इट फॉर क्लियर एंड स्टेबल रिजल्ट. तो उसके लिए ये होना ज़रूरी है एक्चुअली में. इट मस्ट बी लाइक मोनोक्रोमेटिक एंड सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट. और फ्रीक्वेंसी तो अपन बोल ही सकते हैं लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. ये तो पहले ही अपन बता चुके हैं, सेम फ्रीक्वेंसी. और मोनोक्रोमेटिक का भी मतलब एक ही रहता है, सेम वेवलेंथ बिकॉज मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी आल्सो. तो ये कंडीशन है. अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस है क्या. तो इस सिचुएशन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं. तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ, लेट मी कंसिडर वन स्पेशल केस वेयर देयर इनिशियल फेजेस आर 0. अगर इनिशियली ही कुछ फेजेस हैं एंड पहले से ही मान के चल रहे हैं, आई एम वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ एवरीथिंग इज फॉर कोहेरेंट सोर्सेज एक्चुअली. ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिनके बीच में जिन पर लाइक इनिशियली कुछ फेज हो. जैसे अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx मे बी प्लस सम phi naught 1 और phi naught 2. इज इट phi naught 1 phi naught 2 मतलब इनिशियल फेज होने से y is equal to a sin of omega t minus kx plus some phi naught. तो ये phi naught होने से
हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ जाता है, चीज़ें हमें इनके इफ़ेक्ट को कंसिडर करके लिखनी होती हैं, दैट इज़ ट्रू। ये इफ़ेक्ट क्या आता है वो अभी अपन आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी मैं सिंपली लाइक बात करूँगा जहाँ पे इनिशियल फेज 0 है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव इज सिंपली टू मेक द कैलकुलेशन पार्ट ईजियर। ओके, तो अभी मैं जो यहाँ पे दो केसेस कंसिडर कर रहा हूँ, दो सोर्सेस ले रहा हूँ, लेट्स कंसिडर दे हैव इनिशियल phase 0, is it? So let consider two coherent source। हाँ, यहाँ पे एक जो फोर्थ कंडीशन आ जाती है एक्चुअली में सेम एम्पलीट्यूड आल्सो। हाँ, एम्पलीट्यूड भी अगर अपना सेम नहीं होगा तो वो भी अभी अपन आगे केसेस देखेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है एक्चुअली में, जो आपके पास एक डार्क फ्रिंज मतलब एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब जहाँ पे एक इंटेंसिटी ज़्यादा और कम, तो उनका जो अगर आपके पास दोनों सेम एम्पलीट्यूड है देन कम इंटेंसिटी वाली आपकी बेसिकली ज़ीरो इंटेंसिटी होगी, तो जो डिफरेंस है विजिबिलिटी है वो आपकी क्लियर होगी, आप अच्छे से देख पाओगे। हाँ, अगर ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड दोनों सेम नहीं होंगे तो यहाँ पे कुछ थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे कम इंटेंसिटी होगी लाइक डार्क फ्रिंज के लिए, सो द डिफरेंस विल बी लाइक नॉट मच क्लियर, अदरवाइज डेफिनेटली इंटरफेरेंस विल बी देयर, remember that point actually। so ये मैं लिख रहा हूँ only for this result actually। okay, so let's consider two coherent sources। तो मैं इनका ले रहा हूँ y1 is equal to let's say a1 sin of omega t minus k x1। ये coherent sources हैं और मैं यहाँ पे हालांकि बात कर सकता हूँ डिफरेंट एम्पलीट्यूड के लिए, अपन लाइक एग्जैक्टली y देखेंगे देन वी विल कंसिडर सेम एम्पलीट्यूड एक्चुअली। सो y2 लेट मी से इट्स a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के x2। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअली में लाइक फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, इट्स सेम थिंग एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ टाइम। एक्चुअली जो भी यहाँ पे फेज डिफरेंस आएगा किसी भी पॉइंट पे दैट विल अराइज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस, बिकॉज टू सोर्सेस आर ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ डिफरेंस। हाँ, इस सिचुएशन में भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो मैं अगर मान के चलते हैं लाइक दिस इज एक को अगर रेफरेंस ले लेता हूँ इज इट ओमेगा टी, तो ये कुछ माइनस के एक्स का कुछ एक फाई ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज सम एंगल, मैं इस पूरे को अगर कुछ फाई वन ले लेता हूँ राइट, सो आई कैन राइट दिस इज आल्सो इक्वल टू वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी लेट्स से प्लस फाई वन, वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू। ओके, तो मैंने इसको फाई टू ले लिया, इसको फाई वन ले लिया, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसका फेज ये फाई वन हो गया, इसका एम्पलीट्यूड ए वन है, दूसरा क्या हो जाएगा दिस इज एम्पलीट्यूड ए टू एंड इसका जो फेज है दिस फेज इज फाई टू। तो अभी इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, फाई टू माइनस फाई वन। क्लियर ना? ओके, अब देखो अब ये क्या हो रहा है अगेन एग्जैक्टली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इट विल बी समवेयर हियर इज इट, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा कुछ, दिस विल बी योर ए रिजल्टेंट, वो भी एग्जैक्टली सेम वेक्टर एडिशन से। तो यहाँ पे मैं जो सुपरपोजिशन से लिखूंगा तो विद इज इट और बाय यूजिंग बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं लिख सकता हूँ y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और बाय यूजिंग दिस एक्चुअली तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकता हूँ माई y विल बी सम a रिजल्टेंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस सम न्यू दिस एंगल लेट्स से अल्फा, और इस सिचुएशन में जो ए आर आएगा दैट यू कैन राइट अंडर रूट दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 into cos of डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा फाई इज फाई टू माइनस फाई वन, इसको मैं लिखता हूँ फेज डिफरेंस। ओके, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। सो दिस इज माई फेज डिफरेंस, तो मैंने ये लिख लिया, एम्पलीट्यूड आ गया मेरे पास, और अल्फा मैं लिख सकता हूँ दिस इज ए टू साइन फाई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस डेल्टा फाई, a1 प्लस a2 cos डेल्टा फाई।
राइट। सो ये अपने पास अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, एक्चुअली में ये अपनी कंडीशन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज दैट एक्चुअली जो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट, इट इज दिस एंड विच इज डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन two like waves or two sources. From, if you remember things actually, for the expression of intensity from your sound wave or maybe string wave, तो यहाँ पे आपको याद होगा intensity of wave or disturbance I is directly proportional to amplitude square actually, right? तो अगर मैं कहता हूँ if I1 is intensity due to only source 1 and similarly I2 is the intensity due to only source 2, right? तो उस सिचुएशन में देखो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मेरा ये क्या आएगा, from here I can write, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I1 is directly proportional to A1 square, I2 is directly proportional to A2 square. इसको अगर रिलेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ तो AR square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into cos of delta phi. Okay, so let me come to here, there, let me erase this part. ओके, सो फाइनली अपने पास आ जाता है एक्चुअली मैं ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 इनटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ओके, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ माय रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AR स्क्वायर, राइट? तो इनको अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, I1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल I1, I2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल I2, तो ये A1 है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। मतलब यहाँ पे देखो ये हुआ, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि मेरे पास दो सोर्स हैं S1 एंड S2, दे आर जनरेटिंग डिस्टर्बेंस, यहाँ से डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहे हैं, दे आर प्रोपेगेटिंग, इज इट actually? Okay, similarly this is also generating disturbance and propagating. तो अभी क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है एक्चुअली, मैं कोई ले लेता हूं तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस यहाँ से पहुंचा, यहाँ से पहुंचा, ये P पॉइंट है, तो S1P और S2P, तो ये अलग अलग पाथ ट्रेवल करके आया, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये ये दोनों सोर्सेज मैंने कैसे लिए हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनके बीच में इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इनिशियल फेज डिफरेंस मैंने सब कुछ जीरो लिया है। तो अब जो आएगा यहाँ पे P पॉइंट पे फेज डिफरेंस, वो किसकी वजह से आएगा, ये जो S2P पाथ और S1P पाथ ट्रेवल करके आया है उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा वो डेल्टा फाई अपन ने लिख लिया। तो अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, देखो डेल्टा फाई मेरा किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो अगर ये इस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ कि जो मेरा कॉस फाई है इसकी अगर कहीं पे वैल्यू +1 हो सकती है, कहीं पे वैल्यू -1 हो सकती है, तो यहाँ जिस पॉइंट पे, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, सोर्स 1 सोर्स 2 है ना, दोनों ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन स्पेस। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया जहाँ पे ये दोनों डिस्टर्बेंस पहुँच रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस कंबाइन होकर के कैसे एक रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस बनाएंगे, वो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस अपन ने सब कुछ लिख लिया। अब हमें ये पता है कि अगर इस सोर्स की वजह से इंटेंसिटी इस पॉइंट पे I1 थी, इसकी वजह से I2 थी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे वो मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये देखो कि ये जो मेरा पॉइंट P है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट की लोकेशन चेंज होगी उस सिचुएशन में क्या होगा, जो तुम्हारा डेल्टा फाई की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पे, इज इट फॉर वन पॉइंट, इज इट, यू कैन राइट डेल्टा फाई और कॉस फाई, इज इट, कॉस डेल्टा फाई मे बी +1 और -1। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर ये इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ कि +1 हो जाती है, तो आप देख सकते हो कि I इंटेंसिटी क्या होगा, I1 + I2 + 2 √I1 I2, दैट विल बी योर इंटेंसिटी।
इज इट? ऐसे अगर किसी पॉइंट पे ये -1 हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, I1 + I2 -2 √I1 I2। मतलब यहाँ पे ये समझो कि जिस पॉइंट पे ये cos डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होगी वहाँ पे इंटेंसिटी हमारी ज़्यादा हो गई, जिस पॉइंट पे cos फाई की वैल्यू -1 होगी वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गई। तो मतलब ये हुआ कि सेम सोर्सेस हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, बट अलग अलग पॉइंट पे जब मैं जा रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस द इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज एक्चुअली चेंजिंग। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, राइट, redistribution, energy distribution is actually changing at different point, it's not uniform। means अगर ये सिंपल एक सोर्स होता तो हम मान सकते कि हर एक पॉइंट पे क्या होगी एनर्जी, लाइक हाँ अगर ये इनफाइनाइट से है तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगी, लाइक ये इनफाइनाइट सोर्स है तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन हाँ ये पॉइंट सोर्स है तो उसकी इंटेंसिटी हमारा लाइक आर पे, डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल। लाइन सोर्स है तो 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो वो चीज़ें लाइक एम्पलीट्यूड बदल जाता है और उसके हिसाब से इंटेंसिटी बदल जाती है। ओके, सो माय पॉइंट इज दैट कि इस सिचुएशन में अगर इसकी सेपरेट इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, तो अभी अलग अलग लोकेशन हम देखेंगे। एक पॉइंट पे ये cos फाई की वैल्यू +1 है, इज इट? सो लेट मी राइट इट आल्सो, व्हेन cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू लेट्स से +1, तो मैं I क्या लिख सकता हूँ, I1 + I2 + 2 √I1 √I2, and this I is also equal to √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो इसको अपन मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बोलते हैं बिकॉज दिस कैन बी द मैक्सिमम। सिमिलरली इफ cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और मैं लिख सकता हूँ I मिनिमम विल बी इक्वल टू √I1 -√I2 होल स्क्वायर। पॉइंट ये हो गया कि अलग अलग पॉइंट पे मेरी इंटेंसिटी अलग अलग हो गई। इसी फेनोमेना को, इज इट this that at two different points or at different point intensity is changing, actually it's variable, it's different, it's not uniform. This phenomena is termed as interference phenomena. Okay, so let me erase it and let me write the definition of it. Okay, so we can define actually interference। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मेरी अलग अलग हो जा रही है। सो वी कैन से दिस मॉडिफिकेशन इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी मीन्स बेसिकली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 or more than 2 कोहेरेंट सोर्सेज, दिस फेनोमेना सिंपली वी कॉल इंटरफेरेंस। तो अभी अपन को इसके बारे में देखो क्या समझने का है कि आगे ये इंटरफेरेंस भी दो टाइप का होता है कि एक जगह पे एनर्जी जो इंटेंसिटी है आपकी बढ़ रही है, दूसरी जगह पे घट रही है। अब हमें ये समझना है कि कहाँ पे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे, किस लोकेशन पे एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ेगी, किस दूसरी लोकेशन पे इंटेंसिटी घटेगी। और इन दोनों टाइप के हम इंटरफेरेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वी कॉल देम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस लाइक सेपरेटली कि हाँ ये कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और दोनों के लिए कंडीशन क्या है वो अभी अपन समझते हैं। सो यहाँ तक अपन ने सिंपली इंटरफेरेंस फेनोमेना समझा। इंटरफेरेंस फेनोमेना के लिए जो कंडीशन थी हमारे पास, वो मेन प्राइमरी कंडीशन तो ये है कि हमारे सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट एक्चुअली, अदरवाइज वो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, देन इट विल बी लाइक यू कैन कॉल इट सिंपली इंटरफेरेंस फेनोमेना। Let me explain you again. It's a small thing, simple thing. It should not be like, and there should not be any confusion. हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, दोनों वेव डिस्टर्बेंस जनरेट कर रही हैं। ये दोनों डिस्टर्बेंस किसी पॉइंट से एक साथ पास हो रहे हैं। अब जब पास हो रहे हैं तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो अपन ने अभी डेराइव किया, इस तरह से बदल जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो दोनों डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच रहे हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। और हमने ये देखा क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो इनिशियली लाइक इनका फेज डिफरेंस टाइम के हिसाब से तो बदल नहीं रहा है, इट्स ऑलरेडी कांस्टेंट। ये कैसे चेंज होगा, इनकी पोजीशन के हिसाब से, करेक्ट ना। तो अब जब पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है तो मतलब यहाँ पे पॉइंट कोई, यहाँ पे पॉइंट, अलग अलग पॉइंट लेंगे तो उनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि जब डेल्टा फाई चेंज होगा अलग अलग पॉइंट पे तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड हमारा
basically intensity is related to amplitude this way, amplitude square is proportional to intensity. तो इस हिसाब से हमारे किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है वो भी हमारी इस पे डिपेंड कर जाएगी, बदल जाएगी. यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है cos डेल्टा फाई की. तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी दिस एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैन बी दिस. सिंपल टर्म्स में कि दो कोहेरेंट सोर्स होने के बावजूद किसी भी पॉइंट पर जब दोनों सोर्स से लाइट या डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है तो उस पॉइंट पर डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस इंटेंसिटी या तो आपकी बढ़ जाएगी या इंटेंसिटी घट जाएगी. तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बेसिकली दिस मॉडिफिकेशन, चेंजेस हो रहे हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसी फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं. राइट, सो दिस इज अबाउट जस्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस. लेट मी डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस एंड द कंडीशन फॉर देम, एंड देन वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग थिंग्स. Okay, let me first derive few more relation for this. तो अभी अपन ने देख लिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा फाई. डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो cos डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम मिनिमम +1 और -1. तो उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो भी मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड when cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू +1, तो वो हो जाएगा a max इज इक्वल टू, अगेन यू कैन राइट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. राइट, सिमिलरली मिनिमम एम्पलीट्यूड यू कैन राइट ऑफ द रिजल्टेंट वेव. तो उसके लिए क्या होगा? जब cos डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? -1. तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और ये cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -2 अंडर a1 a2, और ये आ जाता है अपना a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज योर दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो स्क्वायर, दिस इज आल्सो स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a max is equal to a1 plus a2 and a minimum is equal to a1 minus a2. एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस जो भी बड़ा होगा. राइट, सो दिस इज योर. और इंटेंसिटी भी जैसे ही अपन ने अभी निकाल ही लिया, तो आई मैक्स में लिख सकता हूँ. ये कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? आई मैक्स इज इक्वल टू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, एंड आई मिनिमम अभी अपन ने देखा दिस इज इक्वल टू √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर. सो ये जस्ट सिंपली कुछ रिलेशंस थे. अभी अपन क्या करते हैं, इनके बेसिस पे इंटरफेरेंस को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं. वन वी कॉल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस, देखो इस केस में होता क्या है एक्चुअली में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन यू कैन राइट द cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1, और जब दोनों वेव क्या होती हैं? सेम फेज में होती हैं. उस सिचुएशन में जो इनका एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम होता है. इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी, इंटेंसिटी होगी, वो भी मैक्सिमम होती है. उस पॉइंट पे जो अगर लाइक कहीं ऐसा इंटरफेरेंस हो रहा है, वी विल कॉल एट दैट पॉइंट इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव. इज इट? सो व्हेन, लेट मी राइट इट, when two wave superimpose in phase that result in maximum amplitude or maximum इंटेंसिटी. इसको आप समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझ सकते हो. देखो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास ये मेरा एक y1 है, लेट से इस तरह से, राइट, और दूसरा मैं डिस्टर्बेंस ले लेता हूँ, लेट से दिस इज y1
second disturbance, let's say this is so this is actually y2 disturbance, और ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, सेम फेज में आ रहे हैं दोनों डिस्टर्बेंस, एंड दिस वन इज y1 डिस्टर्बेंस। तो अभी जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो यहाँ का क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, तो जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट दैट विल बी इवन हायर एक्चुअली, सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी लाइक दिस। Is it? So this one is the resultant। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो y resultant is equal to y1 plus y2 और a max एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सिंपली a1 प्लस a2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी अपन ने देखा, देखो इंटेंसिटी क्या हो रही है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो जब एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया तो इंटेंसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इज इट? सो वी विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन दिस इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज इट? सो द interference is said to be constructive interference। तो इसके लिए हम कंडीशन निकाल सकते हैं, हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? सो ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 टू a1 a2 cos डेल्टा फाई। तो ये मैक्सिमम होने चाहिए, ए रिजल्टेंट मैक्सिमम implies cos डेल्टा फाई शुड बी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू +1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास जो डेल्टा फाई है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2n पाई, 0 2 पाई 4 पाई, पाई होगा तो -1 हो जाएगी। सो डेल्टा फाई अपने पास क्या होना चाहिए, बेसिकली फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n पाई। तो और आप लिख सकते हो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू शुड बी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन, राइट? और डेल्टा फाई को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ से मैं 2 पाई इसको कैंसिल कर देता हूँ, दिस इम्प्लाइज delta x should be n lambda। So this is another condition and this is one condition in terms of phase and this is path difference। if this condition is satisfied तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इंटरफेरेंस होगा वो इस तरह से सुपर इम्पोज होंगी वेव, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी लाइक इवन हायर, इंटेंसिटी विल बी हायर। दिस इज द कंडीशन in terms of phase, in terms of path difference, and we will call that as constructive interference, right? Let's next case is destructive interference। So destructive interference when two wave superimpose out of phase with phase, or you can write in opposite phase। उस सिचुएशन में that result in minimum amplitude or minimum intensity, okay? The interference is said to be destructive। एक और चीज़ आपको यहाँ याद रखनी होगी, ऐसा नहीं होता है कि एक दो वेव के बीच का जो इंटरफेरेंस है वो हमेशा कभी कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर हमेशा कभी डिस्ट्रक्टिव होगा, नहीं, वो
किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है तो सेम टाइम पे दूसरे पॉइंट पे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब एक पे कंस्ट्रक्टिव है तो दूसरे पे डिस्ट्रक्टिव, एंड दूसरे पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव है तो पहले पॉइंट पे आई मीन लाइक नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव, सो दैट ओवरऑल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व एक्चुअली इवन इन इंटरफेरेंस फेनोमेना एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक created or not destroyed even in interference phenomena। तो यहाँ पे पहली बात तो हम ये समझ सकते हैं ए आर स्क्वायर अपने पास होता है ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई, और ए आर अपना क्या होना चाहिए मिनिमम, दिस implies cos delta phi should be -1 and this implies delta phi should be equal to 2n minus 1 pi, means odd multiple of pi, correct either, so means you can write it's pi 3 pi 5 pi and so on। तो यही again same delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x is equal to 2n minus 1 into pi, this implies delta x should be 2n minus 1 into lambda by 2। तो मतलब जो डेल्टा एक्स है वो अपना कितना होना चाहिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो उन केसेस में अगर किसी भी पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, फेज डिफरेंस का ये रिलेशन एंड पाथ डिफरेंस का ये रिलेशन, तो उस सिचुएशन में उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कैसा होगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब भी उस तरह से कैसा होता है, लेट मी ड्रॉ दैट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक्चुअली में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो क्या है पाई 3 पाई 5 पाई, और अगर आपको याद हो तो ये फेज डिफरेंस आता था व्हेन टू वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज और अपोजिट फेज, एंड दैट इज एग्जैक्टली द कंडीशन। तो अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ कि अपने पास लेट्स से किसी भी पॉइंट पे दो वेव्स हैं, सो वन वेव इज लेट्स से दिस वन, इज इट अनदर वेव दैट इज एक्चुअली इन आउट ऑफ फेज, सो मान लेते हैं दूसरी वेव कुछ इस तरह से है, राइट। तो अभी इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी लाइक ये ज़्यादा है ये कम है, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यू कैन राइट विल बी एक्चुअली समव्हाट थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंस, एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी लाइक दिस। This is a resultant, this you can write let's say A1, this is A2। तो यहाँ पे A resultant आ जाएगा वो होगा अपना A2 माइनस A1, सो दिस इज, और ये कब होगा जब दोनों वेव आउट ऑफ फेज में हुई, ये फेज और ये इन दोनों का फेज क्या है, फेज डिफरेंस इज आइदर पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस सिमिलरली आइदर लैम्डा और बेसिकली सॉरी लैम्डा बाई 2 और 3 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2। तो ये अभी अपने को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव और इनका मतलब कंडीशन अभी अपन को समझ में आ गया है ना। तो अभी इनकी हेल्प से लेट्स सॉल्व फ्यू केसेस प्रॉब्लम, देन वी विल अंडरस्टैंड YDIC यंग्स डबल स्लिट experiment। Okay, so let me erase it and solve some problems। Okay, so you see the small application of the concept that we just studied. Here the interfering wave have amplitude in the ratio of 3/2. So I can write actually, let's say amplitudes are A1 and A2. So A1 by A2 you can write 3/2 for interfering wave. Then you are asked to find the ratio of maximum and minimum amplitude and intensity. तो अभी अपन ने देखा था A max क्या था, A1 plus A2 and A minimum actually A1 minus A2। तो बेसिकली अपन को ये फाइंड करना है, और अभी अपन ये भी देखे थे I max is equal to what, ये आप बोल सकते हो अंडर रूट I1, और अंडर रूट I1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट A1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A1 माइनस A2, बिकॉज maximum intensity will be proportional to A max square, minimum intensity will be proportional to A minimum square, तो मतलब इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर, so A1 plus A2 and A1 minus A2 का whole square, you can write it this way also। तो ये अपन को निकालने का है, तो we can find it easily। तो यहाँ पे देखो A max
बाई ए मिनिमम, ये अपने पास है, मैं लेट मी डिवाइड बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a2, तो ये क्या हो जाएगा a1 बाई a2 माइनस 1 और प्लस 1 a1 बाई a2 माइनस 1, दिस डिवाइडिंग, ये मिलता है अपन को, इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a2 से डिवाइड करने पे, तो a2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, a2 से डिवाइड करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, a1 बाई a2 एंड दिस इज आल्सो a1 बाई a2, और a1 बाई a2 की वैल्यू अपन को पता है 3/2, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ a max बाई a मिनिमम, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1, 3/2 माइनस 1, दिस कम्स आउट टू बी 5/2 and 3/2 minus 1, 1/2, that is equal to 5. तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 5, और ये तो सिंपली क्या है, इसी की वैल्यू अपने पास है दिस बाय दिस, मतलब 5 का, सो सॉरी हियर आई मिनिमम विल बी आल्सो देयर, तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम, दिस यू कैन राइट 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25. So this is just one simple application of the just concept intensity, maximum, minimum, and basically amplitude ratios, right? Okay, here we have problem. Question given is two coherent sources superimposed at a point where these two waves or sources can be expressed. E1 is equal to E0 sin omega t plus pi by 4, E2 2 E0 sin omega t minus pi by 4, where E1 and E2 are the electric field strength of the two wave at the given point, जहाँ पर superimpose हो रही हैं, and if I is the intensity of the wave expressed by field strength E1, find the resultant intensity. तो ये आप कैसे भी जा सकते हो एक्चुअली में, तो पहले तो देखो E1 E2 अपन को दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो एक एम्पलीट्यूड है E0 और दूसरा एम्पलीट्यूड है 2 E0, इज इट, तो ये डबल है, I is proportional to E0, इसके प्रोपोर्शनल जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करेक्ट ना, ओके, तो दिस इज I, तो ये जो इसकी I प्राइम इंटेंसिटी होगी वो किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, व्हाट, 2 E0 के होल स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ I प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 4 E0 स्क्वायर, दिस यू कैन राइट I प्राइम इज एक्चुअली, अगर मैं E0 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू I, तो इसको मैं बोल सकता हूँ I प्राइम इज इक्वल टू 4 I0. तो एक तो है हमारे पास दोनों एम्पलीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4 माइनस, इज इट, माइनस पाई बाई 4, सो दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली दिस इज पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2, क्लियर ना, तो अभी देखो एम्पलीट्यूड दोनों अपने पास है, फेज डिफरेंस अपने पास है, तो रिजल्टेंट फेज अपन क्या लिख सकते हैं, ए रिजल्टेंट, और आई कैन राइट ई रिजल्टेंट is equal to what, this is E0 E1 square E2 square 2 E1 E2 into cos डेल्टा फाई, तो यहाँ से भी देखें cos डेल्टा फाई की वैल्यू, ये तो क्या है डेल्टा फाई पाई बाई 2, तो ये तो क्या हो जाता है सिंपली 0, दिस इज अंडर रूट E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर, तो यहाँ से भी अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये E0 होल स्क्वायर प्लस 4 E0 स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा प्लस 0, तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट 5 E0. एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस, सो आई कैन राइट I रिजल्टेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रूट 5 E0 होल स्क्वायर, और ये अपने पास आता है 5 E0 स्क्वायर, और देखो E0 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I, तो मैं क्या बोल सकता हूँ IR इज इक्वल टू 5I एक्चुअली, सो दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी. दूसरा हमें ये पता है बेसिकली I के बारे में भी डायरेक्टली पता है, दिस इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई. तो यहाँ से भी ये फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड वे यू कैन गो दिस वे आल्सो, तो यहाँ से I कितना आ जाता है, I1 इज I, I2 इज 4I प्लस 2I इंटू अंडर रूट 4I इंटू कॉस
ये क्या हो गया पाई बाई 2, ये क्या हो गया पूरा 0, दिस इज 0, तो यहाँ से भी आई अपना 5i आ जाता है. सो सिंपल थिंग एक्चुअली, यू कैन सी इट हेयर एक्चुअली. सो दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द इंटरफेरेंस, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी वगैरह फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फेज डिफरेंस से उनका रिलेशन, वो अभी अपन देखे थे, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दैट पार्ट. सो दिस इज अबाउट इंटरफेरेंस. अभी अपन इसका जो एप्लीकेशन है, जो मेन पार्ट है जहाँ से इंटरफेरेंस बेसिकली आया था, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, it was Thomas Young's experiment, Thomas Young's double slit experiments. Let's try to understand that experiment, what was it actually, और उसमें हमारे जो भी कंडीशन वगैरह होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, we will see that. So this is about actually for today's lecture. Let's continue from next class onward. Thank you so much.